अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है आपका चैप्टर नंबर 8 और ये है पेज नंबर 192 के ऊपर। और इस चैप्टर का टाइटल है राइटिंग नेगेटिव मैसेजेस और इसके अंदर हमने कोर्स आउटलाइन के मुताबिक टोटल 3 चीज़ें कवर करनी हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है यूजिंग द 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस फॉर नेगेटिव मैसेजेस। अगला पार्ट है उसका यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच फॉर नेगेटिव मैसेजेस और उसका लास्ट पार्ट है यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच फॉर नेगेटिव मैसेजेस। तो अब आप लोग मेरे साथ आ जाएं पेज नंबर 193 के ऊपर और इसका डायरेक्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस फॉर नेगेटिव मैसेजेस। तो पेज नंबर 193 पे आप स्टार्ट में आ जाएं। डिलीवरिंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज़ रेयरली इजी एंड नेवर इंजॉयबल। वो कहता है कि जब भी आपने कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी हो दैट इज़ नेवर इजी, मतलब रेयरली बहुत मुश्किल होता है कि आप कोई भी नेगेटिव ख़बर किसी को बड़े अच्छे तरीके से सुना दें और इन्जॉयमेंट के साथ सुना दें। मतलब एक हमेशा ये चैलेंजिंग रहता है सुनाने वाले के लिए या डिलीवर करने वाले के लिए। बट विद सम हेल्पफुल गाइडलाइंस यू कैन क्राफ्ट मैसेजेस दैट मिनिमाइज नेगेटिव रिएक्शंस। लेकिन वो हमें कोई टूल्स एंड टेक्निक्स बताएगा कि किस तरह से आप नेगेटिव मैसेजेस लिखते हैं जिससे नेगेटिव रिएक्शंस जो हैं वो मिनिमाइज कर सकें। व्हेन यू नीड टू डिलीवर बैड न्यूज़ यू हैव 5 गोल्स। जब आपने कोई भी बुरी खबर सुनानी होती है तो आपके 5 गोल्स होते हैं। नंबर 1 टू कन्वे द बैड न्यूज़, नंबर 2 टू गेन एक्सेप्टेंस फॉर इट, नंबर 3 टू मेंटेन एज मच गुडविल एज पॉसिबल विद योर ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। जब आप नेगेटिव कोई भी न्यूज़ सुनाते हैं, चाहे आप मेरिट के ऊपर सुनाएं लेकिन उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है, तो इस वजह से आपने इस तरह से वो न्यूज़ सुनानी है कि आपकी गुडविल को मिनिमल डैमेज हो। पॉइंट नंबर 4 है टू मेंटेन अ गुड इमेज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और ज़ाहिरी बात है ये भी कुछ गुडविल की तरह रिलेटेड ही है, लेकिन ये इस तरह से है कि आपने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने अपनी गुड इमेज को ऑर्गेनाइजेशन के लिए बचा के रखना है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऑर्डर आपको कहीं से रिसीव हुआ है और आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर आता है कि जी 8.8 ग्रेड का स्टील चाहिए। अब आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो 8.8 की नहीं है बल्कि वो ASTM की है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टील के ग्रेड्स होते हैं ASTM और 8.8 और BS। तो ये मैं इसकी एग्ज़ाम्पल एक कोट कर रहा हूँ। तो आप उसको बड़े हम्बली रिप्लाई करते हैं, पोलाइटली रिप्लाई करते हैं, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट although we have variety of steel grades but unfortunately right now we are not dealing in 8.8 grade from Germany. Instead we are dealing with ASTM, which is American standard. Anything you want in regard to that grade, that will be available in maximum quantities. Once again I am very sorry and I hope in future we can work together. तो ये इससे ये होगा कि आपकी इमेज डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अब आपको यही ईमेल रिसीव होती है और आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं या बताना ही नहीं चाहते कि नहीं जी 8.8 ग्रेड का स्टील है ही नहीं हमारे पास या आउट ऑफ स्टॉक है, और आप रिप्लाई नहीं करते, तो नेक्स्ट टाइम उस कंपनी ने कभी भी आपके इमेज को अच्छा नहीं लेना बल्कि यही कहना कि यार वो तो रिप्लाई नहीं करते, उनके साथ क्या काम करना। इसका लास्ट पॉइंट है if appropriate to reduce or eliminate the need for future correspondence on the matter। वो कहते हैं या इसको कम कर देंगे इस मैटर को फ्यूचर में डिस्कस करने के लिए या बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। तो ये इसने एक स्टार्टिंग की है। अब आ जाते हैं 3 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग नेगेटिव मैसेज, और इसमें डेफिनेटली कन्वे करने की बात हो रही है, ये इम्प्लिसिट है। तो इसको ज़रा देखिएगा। Step number 1, planning negative messages. When you need to convey negative news, you can't avoid the fact that your audience does not want to hear what you have to say. Definitely negative बात कोई भी नहीं सुनना चाहता, हर किसी की कोशिश होती है अच्छी से अच्छी खबर आए,
कोई बॉटल नेक्स ना आए। बॉटल नेक से मुराद है रुकावटें। जिस तरह एक बॉटल की नेक अगर आप देखें तो वो स्लिम एंड स्लीक होती है, जबकि बॉटल नीचे से वाइड होती है। तो ये टर्म बॉटल नेक यूज़ होती है रुकावट के लिए। तो कोई भी नहीं चाहता कि किसी की रिक्वायरमेंट में कोई रुकावट आए, तो वो इधर ये बात कर रहा है। टू मिनिमाइज द डैमेज टू बिजनेस रिलेशनशिप एंड टू एनकरेज द एक्सेप्टेंस ऑफ योर मैसेज, प्लान केयरफुली। तो प्लानिंग जो है वो एक इंतहाई ज़रूरी स्टेप है। अगर आप प्लान किए बगैर रैंडमली बताते रहेंगे कोई अपनी कंपनी की पर्सनल वजूहात या कुछ, तो मे बी आपकी इससे गुडविल जो है वो डैमेज होगी। तो इस वजह से आपने सबसे पहले केयरफुली प्लान करना है उसको, विद अ क्लियर पर्पज एंड और योर ऑडियंस नीड इन माइंड। गैदर द इंफॉर्मेशन योर ऑडियंस विल नीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट योर मैसेज। तो वो कह रहा है आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर करें जो आपके ऑडियंस, मे बी क्लाइंट, मे बी इंटरनल यूजेज, आपकी मजबूरी को समझें और आपकी मजबूरी को एक्सेप्ट करें। वापस मैं उसी एग्जांपल पे आऊँगा कि आपके किसी कस्टमर ने स्टील ग्रेड 8.8 जर्मनी का मांगा और आप उसके अंदर डील ही नहीं करते पाकिस्तान में, क्योंकि यूजुअली उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो आप उसको कहते हैं कि वी हैव प्लेंटी ऑफ ASTM स्टैंडर्ड्स इन एनी क्वांटिटी एंड एनी टाइप यू वांट, in any specifications you want, but unfortunately we are not dealing with 8.8 grade। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। खैर आगे चलते हैं। सेलेक्टिंग द राइट मीडियम इज़ क्रिटिकल। मीडियम आपने किस तरीके से अपने क्लाइंट को कन्वे करना है, तो वो इसकी बात कर रहा है कि ये इंतहाई क्रिटिकल है, इसकी एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है। सिग्निफिकेंस का अपना मतलब भी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस का मतलब है बहुत ही हाईलाइटेड इम्पोर्टेंस है इसकी। फॉर इंस्टेंस एक्सपर्ट एडवाइज द बैड न्यूज़ फॉर एम्प्लॉयज़ बी डिलीवर्ड इन पर्सन वेन एवर पॉसिबल। कहते हैं कोई भी बैड न्यूज़ आए तो आप इन पर्सन लेके जाएं अगर वो एम्प्लॉयज़ के लिए। बोथ टू शो रिस्पेक्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। ये जो आस्क क्वेश्चन की बात कर रहा है, इधर वो कहना चाह रहा है कि समटाइम्स हो सकता है आपके एम्प्लॉयज़ को काउंसलिंग की ज़रूरत हो, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर बेसिकली आप क्वेश्चन करते हैं एम्प्लॉई को या किसी भी बंदे को। तो इधर हम एम्प्लॉई पे ही रहेंगे, तो काउंसलिंग में आप उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो वापस मोटिवेशन के ऊपर लग सके। Of course, delivering bad news is never easy, and an increasing number of managers appear to be using email and other electronic media to convey negative messages to employees. Finally, the organization of negative message requires particular care. One of the most critical planning decision is choosing whether to use the direct or indirect approach. तो वो कह रहे हैं ये क्रिटिकल होता है। इससे आपको मैं इतनी छूट ज़रूर दूंगा कि आप इस चक्कर में ना पड़ें कि इन पर्सन देनी है, ईमेल के थ्रू देनी है, मैसेज के थ्रू देनी है। इधर ऑल्दो के वो कह रहा है कि ईमेल के यूज़ कम है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल के थ्रू होती है या लेटर्स के थ्रू होती है। तो अगर आप उसको भी लेकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे वो दो डिफरेंट अप्रोचेस की बात कर रहा है, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। इसको हम आगे पढ़ेंगे। प्लानिंग नेगेटिव मैसेजेस के अंदर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस तरह से आपने ये मैसेज देना है। इसके अंदर भी आप ये माइंड में रखें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी होगी, बॉडी पैराग्राफ, उसके बाद कंक्लूजन होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं कि ये मैसेज मैं क्यों दे रहा हूँ, बॉडी पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं उसकी, और कंक्लूजन के अंदर आप समराइज करते हैं इंट्रोडक्शन को और बॉडी पैराग्राफ को। तो पेज नंबर 194 पे आ जाएं। टू हेल्प डिसाइड विच अप्रोच टू टेक इन पर्टिकुलर सिचुएशन, आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। डू यू नीड टू गेट द रीडर अटेंशन इमीडिएटली? ठीक है, गुड क्वेश्चन। अगर तो आपको रीडर अटेंशन इमीडिएटली चाहिए तो डेफिनेटली डायरेक्ट अप्रोच आप यूज़ करेंगे। डज द रेसिपिएंट प्रेफर अ डायरेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन? दूसरी सूरत उसने ये बताई है कि क्या
जिसको न्यूज़ रिसीव होनी है वो डायरेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन प्रेफर करता है या इनडायरेक्ट स्टाइल जो है वो प्रेफर करता है, डायरेक्ट अप्रोच करता है या इनडायरेक्ट अप्रोच करता है। कुछ लोग होते हैं जो दिल के थोड़े होते हैं, तो उनके लिए इनडायरेक्ट अप्रोच बेहतर होती है, पहले एक तमहीद होती है, उसके बाद वो टू द पॉइंट आता है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार घुमा फिरा के बात ना करो, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, और इस लिहाज से आप उसको स्ट्रेट वो न्यूज़ सुना सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट आपका पॉइंट है हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस न्यूज़ टू रीडर। अगर तो वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर आप उसको बेटर है कि डायरेक्टली सुना दें। अगर आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, मतलब कहीं मिड में रैंक कर रही है, तो फिर आप बेशक इनडायरेक्ट अप्रोच सुना दें। इसमें बंदे की अपनी पर्सनालिटी भी इन्वॉल्व होती है। इसमें आप लोगों की तरफ से मल्टीपल आपके जो अपने दिमाग कहते हैं, ज़ाहिरी बात है आप लोगों की बहुत स्ट्रेंथ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोग कुछ अपनी तरफ से ही लिखेंगे, एज लॉन्ग एज टेंसेस की मिस्टेक नहीं है, आपकी जो एग्जाम्पल है वो लेजिबल है, आपकी एग्जाम्पल बुक में से नहीं है, कहीं और से आपकी अपनी तरफ से है, हमें वो भी एक्सेप्टेबल होंगी। उसकी रीज़न ये है कि मैं ज़रा ब्रॉड माइंडेड हूँ इस रिगार्ड में। जो बंदा अपनी बात शेयर करना चाहता है ही इज़ मोर देन वेलकम, और बुक से हट कर कुछ लिखना चाहता है ही इज़ मोर देन वेलकम। लास्ट इसमें बात आती है विल द बैड न्यूज़ कम एज अ शॉक। अब ये उसने अगला फैक्टर बताया है कि अगर बैड न्यूज़ एक शॉक की तरह से आती है तो ये फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जैसे कि हम आम तौर पे देख सकते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक्स हो जाते हैं जॉब्स जाने के ऊपर, और एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इस बंदे के नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो फिर आप डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल ना करें, उसको मेंटली प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने के बाद आप उसको न्यूज़ सुनाएं। अच्छा जी, सबसे पहले हो गया प्लानिंग नेगेटिव मैसेजेस। प्लानिंग में आप आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से एसए के अंदर आप आउटलाइन यूज़ करते थे, इंटर के अंदर, मैट्रिक के अंदर, उस तरह की आप एक आउटलाइन बना लें किसी रफ पेपर के ऊपर, और उसमें बहरहाल आपने, ये आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग जो है। उसके बाद आगे आता है राइटिंग नेगेटिव मैसेजेस। राइटिंग नेगेटिव मैसेजेस स्टेप 1 की एक्सटेंशन है। अब जो आप दिमाग में सोच रहे थे उसको आपने पेपर के ऊपर लाना है, ईमेल के ऊपर लाना है, या डायरेक्ट कन्वेंस के ऊपर लाना है। तो ये किस तरह से आप मतलब डिलीवर करते हैं ये बात कर रहा है। इसमें सिर्फ वो राइटिंग की बात कर रहा है, तो हम भी इधर तक ही मुख्तसर रहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन की बात नहीं करेंगे। बाय राइटिंग क्लियरली एंड सेंसिटिवली यू कैन टेक सम ऑफ द स्टिंग आउट ऑफ बैड न्यूज़। वो कहता है जो जहर भरा हुआ होता है नेगेटिव खबरों के अंदर, अगर आप क्लियरली और सेंसिटिवली लिखेंगे, बड़े पोलाइटली, हम्बली, वर्ड सिलेक्शन सोच समझ के, एकदम एटम बम नहीं गिराएंगे, तो हेल्प योर रीडर एक्सेप्ट द डिसीजन एंड मूव ऑन। तो रीडर आपकी वो न्यूज़ एक्सेप्ट करता है एंड ही मूव्स ऑन, ही कैरीज इट and he accepts it. If your credibility hasn't already been established with an audience, clarify your qualifications so recipients won't question your authority or ability. अब वो कहता है कि अगर आपके बारे में आपके ऑडियंस को नहीं पता, आपकी क्रेडिबिलिटी का नहीं पता, आपकी वर्थ का नहीं पता, आपकी पोजीशन, आपकी पावर्स का नहीं पता, तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आप दे दें कि मैं ये हूँ और इस रिगार्ड में मैं आपको ये मैसेज कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय को फायर करना है, तो फायरिंग के लिए HR डिपार्टमेंट विल कम्युनिकेट विद हिम और हर। तो अगर परचेज़ वाले ईमेल कर रहे हो तो परचेज़ वाले उसको बताएंगे कि आई एम XYZ फ्रॉम परचेज़ डिपार्टमेंट एंड आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड A to Z ऑफ HR. Therefore, it is my job to make you clear that you are being terminated on these grounds. तो फिर आपको ये मतलब क्लियर कट बताना होगा कि मैं किस पावर के तहत आपको ये बात कन्वे कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें टेबल के नीचे आ जाएं। When you use language that conveys respect and avoids an accusing tone,
अब अगर वो मैसेज आपने रिस्पेक्ट के साथ कन्वे किए और एक्यूजिशंस नहीं डाली, यू प्रोटेक्ट योर ऑडियंस प्राइड, तो इस सूरत में आप उनकी अना को ठेस नहीं पहुंचाते. दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एटिकेट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बट इट डिमांड स्पेशल केयर विद नेगेटिव मैसेजेस. Moreover, you can ease the sense of disappointment by using positive words rather than negative, counterproductive ones. अब फॉर एग्जांपल आपके सेल्स डिपार्टमेंट का एक बंदा था जो कि प्रॉपरली अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर सका और पिछले 6 महीने से यही चल रहा कि उसका मंथली टारगेट था फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए और वो 30,000 रुपये भी नहीं लेकर आ सका. तो अब आप उसको इस तरह से डिस्करेज ना करें कि जी तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, इस वजह से हम तुम्हें टर्मिनेट कर रहे हैं. आपका योर रिप्लाई, योर ईमेल वुड बी और योर लेटर ऑफ टर्मिनेशन वुड बी समथिंग लाइक दैट कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल्दो यू हैव ट्राइड योर बेस्ट टू अचीव सेल्स टारगेट बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम और अदर रीजन्स, due to unavoidable circumstances, this was not possible on your part. Therefore, we are giving you 1 month notice, so that you can continue your finishing period in our entity. Likewise, you can also find a new job. तो ये तरीका होगा रिप्लाई करने का. ये नहीं कि जी तुमने 30 लाख रुपए अचीव, 30 लाख तो क्या 30,000 रुपये अचीव नहीं किए, तुम तो दुनिया में किसी काबिल नहीं हो, तुम पैदा क्यों हो. ऐसा कुछ नहीं करना. कभी भी किसी बंदे को डिग्रेड नहीं करना. हर बंदा इस अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई क्वालिटी दी है, कोई भी परफेक्ट नहीं है. जो सेल्स कर सकता है वो परचेज नहीं कर सकता, जो अकाउंट्स कर सकता है वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, जो एडमिन कर सकता है वो कोई और काम नहीं कर सकता. तो लिहाजा बड़े आपने पोलाइट रहना है, किसी को मतलब एंग्जाइटी के अंदर या डिप्रेशन के अंदर नहीं डालना. आगे चलते हैं स्टेप 3, कंप्लीटिंग नेगेटिव मैसेजेस. ये फिर वही कंक्लूजन वाली बात है. द नीड फॉर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल कंटिन्यूज एज यू कंप्लीट योर मैसेज. रिवाइज योर कंटेंट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर, कंप्लीट एंड कंसाइज. इसमें ज़रा आप क्लियर, कंप्लीट और कंसाइज की थोड़ा सा चेंज कर लें. कंसाइज सबसे पहले आ जाएगा. मैसेज कंप्लीट होना चाहिए और मैसेज क्लियर होना चाहिए. उसके अंदर कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए. ये वर्ड है VAGUE. वेग का मतलब होता है अनक्लियर. तो वेगनेस कोई नहीं होनी चाहिए. आपका मैसेज बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए. अब अभी अगर वही एग्जांपल लें, टारगेट वाली 6 महीने हो गए हैं, बंदा 30,000 नहीं कर सका, तो उसमें आप ये नहीं लिखेंगे कि घुमा फिरा के आपने कोई बात नहीं करनी कि देखते हैं फिर क्या बनता है, जबकि आपका माइंड बन चुका है कि नहीं भाई ये बंदा जो है बर्डन ही है, इस पर कुछ नहीं करना. तो बी वेरी केयरफुल इन दैट. अब इसको लास्ट लाइन पे आ जाएं. फाइनली बी श्योर टू डिलीवर मैसेजेस प्रॉम्प्टली. प्रॉम्प्टली का मतलब होता है इन टाइम, जब उसकी ज़रूरत है. विद होल्डिंग और डिलेइंग बैड न्यूज़ कैन बी अनएथिकल, इवन इलीगल. तो ये थे आपके नेगेटिव मैसेजेस के 3 स्टेप्स. ये तीनों हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है. इनके अंदर वाला कंटेंट आप यहीं से देख के लिख लें. आपका दिल करे आप अपने वर्ड्स में लिखें, लेकिन अगर अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो कोई ग्रामेटिकल और स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होंगी. लेकिन आपकी अपनी जो एक्सप्लेनेशन हैं दोज आर 100% एक्सेप्टेबल एंड मोर देन वेलकम. आगे चलते हैं. अगला जो आपका पार्ट है वो है यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच फॉर नेगेटिव मैसेजेस. तो अ नेगेटिव मैसेज यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच ओपन्स विद द बैड न्यूज़, प्रोसीड्स टू द मेन रीज़न फॉर सिचुएशन और डिसीजन. पहले तो वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बैड न्यूज़ सुना देते हैं टारगेटेड स्टेक होल्डर को, और उसके बाद रीज़न बताते हैं सिचुएशन की या डिसीजन की, एंड विद द पॉजिटिव स्टेटमेंट एम्ड एट मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द ऑडियंस. अब यूजुअली वो कहता है कि उसके बाद एंडिंग में आपने एक पॉजिटिव नोट छोड़ना होता है. तो वो यूजुअली ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.
अब यूजुअली होता ये है, जो बंदा फायर हो जाता है वो कल को अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपने उसको फायर करते टाइम कोई बैड वर्ड्स लिखे थे और कल को वो बिल गेट्स बन गया या जेफ बेजोस बन गया या टेस्ला का ओनर बन गया, तो वो कभी भी आपको बिजनेस नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसके साथ रवैया आपने ठीक रखा है तो वो फ्यूचर में आपको याद रखेगा। तो वो कहते हैं इसके 2 एडवांटेजेस होते हैं। इट मेक्स अ शॉर्टर मैसेज पॉसिबल एंड इट अलाउज द ऑडियंस टू रीच द मेन आइडिया ऑफ मैसेज इन लेस टाइम। आगे आ जाएं। ओपनिंग विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बैड न्यूज़। वो कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम टू द पॉइंट, इसमें कोई घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव चोजन द डायरेक्ट अप्रोच टू कन्वे बैड न्यूज़, come right out and say it. However, even if the news is likely to be devastating, maintain a calm professional tone. वो कहता है वो तो उसके लिए बिजली बन के गिरेगी जिसको वो नेगेटिव न्यूज़ मिल रही है, तो आप काम और प्रोफेशनल टोन इस्तेमाल करें। दैट कीप्स फोकस ऑन द न्यूज़ एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल फेलियर्स और अदर पर्सनल फैक्टर्स। ऑल्सो इफ नेसेसरी रिमाइंड द रीडर वाई यू आर राइटिंग। ये जो वो 6 मंथ्स वाली टारगेट की आपको 30 लाख रुपए वाली एग्जांपल दी है, वो इधर फिट होती है, वो इंटरनल हो जाएगी। एक्सटर्नली हो सकता है कि जी आप ने किसी को कोई अरबों रुपए का सड़क का प्रोजेक्ट दिया हुआ और वो उनकी स्पीड स्लो जा रही है। जब उनकी स्पीड स्लो जा रही है तो आप उससे कोई ना कोई फाइनेंशियल क्लेम्स करना चाह रहे हैं, आप उसको बताना चाह रहे हैं कि यू आर नॉट गिवन दिस टेंडर एनी मोर, हमने अपना जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो चेंज कर लिया। उस सूरत में भी हो सकता है, किसी भी और वजह से हो सकता है। जो जो चीज़ आपको अक्ल लगती है आप उसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है प्रोवाइडिंग रीजंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन मोस्ट केसेस फॉलो द डायरेक्ट ओपनिंग विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द न्यूज़ इज नेगेटिव। In most cases follow the direct opening with an explanation of why the news is negative. वह शुरू में ही बता दें, एक्सप्लेन कर दें कि न्यूज़ नेगेटिव क्यों है। The extent of your explanation depends on the nature of the news and your relationship for the reader. For example, if you want to preserve a long-standing relationship with an important customer, a detailed explanation could well be worth the extra effort such as message would require. A detailed explanation could well be worth the extra effort. ठीक है, तो कहने का मकसद उसका ये है कि डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं, तो उस ताल्लुकात के बिहाफ पे आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है स्टेक होल्डर को, और वो जो इन्फॉर्मेशन है डिपेंड करता है कि कितनी देनी है। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी पर्सनल लाइफ के अंदर भी हर किसी को उतनी एक्सप्लेनेशन दें जितनी कि रिक्वायर्ड है। ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसका इम्पैक्ट बहुत गलत होगा, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। अब आप कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं बताएंगे या एम्प्लॉय को ये नहीं बताएंगे कि जी हमारी कंपनी की हालत बहुत पतली है, बैंक से इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है, हमसे गलती हो गई थी, हमने सूद पे बैंक से पैसे ले लिए थे। नहीं, उसमें सिंपल एक ही रीज़न होती है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस एंड सर्कमस्टांसेस वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर बीइंग टर्मिनेटेड। लाइकवाइज उसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर लें, आप उसको बता दें ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन एंड सर्कमस्टांसेस दैट यू डिड नॉट फुलफिल योर मंथली टारगेट फ्रॉम लास्ट 6 months, देयरफॉर वी आर फायरिंग यू। तो इस तरीके से ये चलते हैं। तो इसको जो आगे फर्दर इसकी कोई डिटेल्स हैं वो आप पढ़ लें, इसमें भी आप मोर देन वेलकम है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं अनलेस एंड अनटिल ग्रामर स्पेलिंग ये चीज़ें ठीक होंगी। और ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ग्रामर और स्पेलिंग्स की, ये आपका इंग्लिश का पेपर है, इसमें अगर आपकी ग्रामर और स्पेलिंग्स ठीक नहीं होते तो कल को ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी ख़राब करेगा और उसके अलावा आपको भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स लेके आएगा। क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली स्पेलिंग्स और इंग्लिश ये जो है अपना इंतहाई ज़रूरी हैं, इसके बगैर आपका कोई इमेज नहीं बनना, और ये मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ। दूसरा ये कि किसी भी बच्चे की किसी भी सूरत में फेसबुक
चैट मैसेजेस वाली इंग्लिश बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, टेक्स्ट मैसेजेस वाली इंग्लिश बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रिटिश, अमेरिकन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ये आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हैं। स्पेलिंग्स कोई भी हो, दे विल बी ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। लास्ट इसकी हेडिंग आपकी आती है क्लोजिंग ऑन अ रिस्पेक्टफुल नोट। तो इसको हमने कंक्लूजन का नाम दिया, आप इसकी हेडिंग यही रखें, नीचे जो मर्जी लिखें। तो क्लोजिंग में आपने समराइज़ करना होता है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ को। बहरहाल इसको पढ़ते हैं, देखें ये क्या कहता है। आफ्टर यू हैव एक्सप्लेन द नेगेटिव न्यूज़, क्लोज द मैसेज इन अ मैनर दैट रिस्पेक्ट्स द इम्पैक्ट द नेगेटिव न्यूज़ इज लाइकली टू हैव ऑन द रेसिपिएंट। If appropriate, consider offering your readers an alternative solution if you can। इसकी एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, वो कहता है अल्टरनेटिव सोल्यूशन दें, तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल ऊपर भी बात की है कि आप उसको कहेंगे कि 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे रहे हैं और आपने कोई नई जॉब ढूंढनी है तो ढूंढ लो, ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इंक्लूड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बट अवॉइड क्रिएटिंग फॉल्स होप्स। वो कहते हैं रियलिस्टिक रहें, फॉल्स होप्स ना दें, और राइटिंग इन अ वे दैट सीम्स टू सजेस्ट दैट समथिंग नेगेटिव डिडंट जस्ट हैपन टू द रेसिपिएंट। कहते हैं ऐसा भी ना करें कि आप कहेंगे कोई नेगेटिव तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। रेसिपिएंट मतलब रिसीव करने वाले को। एंडिंग ऑन अ फॉल्स पॉजिटिव कैन लीव रीडर्स फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड, डिसरिगार्डिंग एंड डिसीव। वो कहेंगे जी इस बंदे ने धोखा दिया है, या इज़्ज़त में कमी की है, या रिगार्ड में कमी की है। तो इस वजह से आप इसको कंक्लूजन पैराग्राफ भी कह सकते हैं। और अगर आप ये लिखेंगे कि इसमें आपने समराइज़ करना है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लास्ट आपका जो इधर का मेन टॉपिक है वो है यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच फॉर नेगेटिव मैसेजेस। पेज 196 लास्ट हेडिंग है आपकी। एज नोटेड अर्लियर द इनडायरेक्ट अप्रोच हेल्प readers prepare for bad news by outlining the reasons for the situation before presenting the bad news itself. However, the indirect approach is not meant to obscure bad news, delay it or limit your responsibility. वो कहता है कि अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी से मुबर्रा हो रहे हैं। The purpose of this approach is to ease the blow and help readers accept the news. जिस तरह मैंने एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात की है, वो कह रहे रीडर एक्सेप्ट करें, ना कि एंग्जाइटी डिप्रेशन में चला जाए या हार्ट अटैक हो जाए उसको। व्हेन डन पुअरली द इनडायरेक्ट अप्रोच कैन बी डिसरिस्पेक्टफुल एंड इवन अनएथिकल। वो कहता है इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल और अनएथिकल भी हो सकती है अगर इनकरेक्टली उसको मैनेज किया गया। बट व्हेन डन वेल इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ audience-oriented communication crafted with attention to both ethics and etiquette. Showing consideration for the feelings of other is never dishonest. वो कहता है अगले की फीलिंग्स का आपने जब और जहाँ तक ख्याल किया इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, तो लिहाजा ये बहुत अच्छी अप्रोच मानी जाती है। ओपनिंग विद अ बफर। Messages using the indirect approach open with a buffer, a neutral, non-controversial statement that is closely related to the point of message but doesn't convey the bad news। वो कहता है बफर का मतलब ये है कि वो मैसेज की से क्लोजली रिलेटेड होती है लेकिन डायरेक्टली बैड न्यूज़ डिलीवर नहीं करती। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस अ गुड बफर कैन एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन फॉर being considered, assure the reader of your attention to the request, indicate your understanding of the reader's need, introduce the general subject matter, or simply establish common ground with your readers. A good buffer also needs to be relevant and sincere. In contrast, a poorly written buffer might trivialize the reader concerns, divert attention from the problem with insincere flattery or irrelevant material, और mislead the reader into thinking your message actually contain good news। वो कहते हैं ठीक है आप थोड़ी सी तमीज़ बांधें, उसको ग्राउंड्स प्रिपेयर करें। बेसिकली ग्राउंड्स प्रिपेयर करने का नाम मैं कहूँगा कि बफर है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि कोई बैड न्यूज़ आने वाली है। जिस तरह इसकी एग्जांपल होगी एज यू हैव नॉट अचीव्ड योर मंथली टारगेट ऑफ 3 million PKR फ्रॉम लास्ट 6 months, तो ये एक बफर होगा।
इसको बफर भी कह सकते हैं। और इसकी कोई एग्जांपल जहन में आती है तो मैं देता हूँ, नहीं तो आगे चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। Consider these possible responses to a manager of the order fulfillment department who requested some temporary staffing help from your department. A request you won't be able to fulfill. Our department share your goals of processing orders quickly and effectively. As a result of the last downsizing, every department in the company is running short-handed. You folks are doing a great job over there, and I'd love to be able to help out. Those new state labor regulations are driving me crazy over here. How about in your department? अब ये एरोज इसके साथ लगे हुए हैं। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नीचे इन 4 पॉइंट्स के सामने आ जाएं। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है एस्टैब्लिश कॉमन ग्राउंड विद द रीडर एंड वैलिडेट द कंसर्न्स दैट प्रमोटेड द ओरिजिनल रिक्वेस्ट विदाउट प्रॉमिसिंग अ पॉजिटिव आंसर। इसको देख लीजिएगा। ये एज सच ओपनिंग विद अ बफर, सिंपली स्पीकिंग आपको कहता है कि ग्राउंड्स तैयार करें, न्यूट्रल नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो, और रीडर को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करें कि जी अपना कुछ बुरा होने वाला है। Only the first of these buffers can be considered effective. The other 3 are likely to damage your relationship with the other manager. इसको गौर से पढ़ लीजिएगा, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो ये मैं दोबारा समझा दूंगा। अच्छा, सेकंड इसकी हेडिंग है प्रोवाइडिंग रीजंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वो कहता है कि आपने रीजंस अपनी प्रोवाइड करनी है। अब जब आपने बफर क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप वो बैड न्यूज़ की रीजंस प्रोवाइड करेंगे और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप स्टेशनरी परचेज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी कंपनी में, और आपको जेल पेन शॉर्टेज हो गई है, और आपकी कंपनी की पॉलिसी है पेपर वर्क जो भी होगा वो जेल पेन से होगा। ये एग्जांपल थोड़ी सी ट्रिवियल हो जाएगी, इसको रहने दें। इसकी बेहतर एग्जांपल होगी कि कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपकी कंपनी को मिल सकता था और वो नहीं मिला, कि कोटेशन आपसे भी कम किसी और आपके कंपैटिटर ने दे दिया। तो इस सूरत में आपने सीईओ को ईमेल करनी है, और जो आप ये ईमेल करेंगे कि जी ये $5 मिलियन का प्रोजेक्ट था, उसके लिए आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सीईओ साहब आपकी ऐसी तबीयत बनाएंगे कि आप याद रखेंगे। उसके लिए आप एक बफर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप रीजंस देंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। ग्राउंड्स तैयार हुए हैं आपके बफर के साथ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स आपने दे दिए हैं इधर, और लास्टली कंटिन्यूइंग विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ बैड न्यूज़, और आपने ये बता दिया बैड न्यूज़ क्लियर अल्फाज में दे दी है। इसको आप दोबारा इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप यही हेडिंग्स यूज़ करें। ओपनिंग विद द बफर, प्रोवाइडिंग रीजंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और लास्टली कंटिन्यूइंग विद द क्लियर स्टेटमेंट। ये कदरे आसान है। बफर है ग्राउंड्स तैयार करना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसकी एग्जांपल हमने वो कॉन्ट्रैक्ट वाली दे दी है, टेंडर वाली। सेकंड है प्रोवाइड रीजंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सिंपली स्पीकिंग कि अगर आप रीजंस नहीं देंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो सीईओ आपकी अच्छी खासी तबीयत बनाएंगे। और लास्टली कंटिन्यूइंग विद अ क्लियर स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आपने क्लियर कट बात नहीं की तो भी जो आपके बॉसेज हैं वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इसके साथ ही मेरे ख़्याल से आप का ये चैप्टर, इसकी जो तकरीबन ये कवर हो चुका है। उसके बाद बहरहाल वो कहता है क्लोजिंग ऑन अ रिस्पेक्टफुल नोट। तो ये फर्दर उसकी एक्सटेंशन है, इसको भी देख लीजिएगा। अवॉइड एन अनसर्टन कंक्लूजन, अनसर्टन कोई बात ना हो, हर चीज़ सर्टन हो। मैनेज फ्यूचर
कॉरस्पॉन्डेंस, वो कहते हैं फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस आप तभी ऑफ़र करें कि अगर उसकी ज़रूरत है, अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल ना करें। एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म इफ़ अप्रोप्रिएट, तो अब अगर $5 मिलियन का प्रोजेक्ट चला गया तो आप कहेंगे कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हमारी कंपनी इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट लेगी। बी सिंसेयर, अवॉइड क्लीशेज दैट आर इनसिंसेयर इन व्यू ऑफ द बैड न्यूज़। इफ़ यू कैंट हेल्प डोंट से इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प। वो कहता है ऐसी स्टेटमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उम्मीदें झूठी बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन 4 हेडिंग्स को आप देख लीजिएगा। ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी कोर्स आउटलाइन में है, ये आपने लाजमी करनी है। इनमें से आपको जो चीज़ समझ ना आए आप मेरे से पूछ सकते हैं, जितनी बार पूछेंगे मैं बताऊंगा। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह होपफुली आज हमारी जूम मीटिंग होगी। इस चैप्टर में इससे अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।